गाजा में सीजफायर के बीच इजरायल ने लेबनान और वेस्ट बैंक में छठे दिन भी अपना ऑपरेशन जारी रखा। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का एक वीडियो भी जारी किया। एरियल स्ट्राइक्स की ये तस्वीरें साउथ लेबनान से आई। इस बार इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने तायर हरफा इलाके को टारगेट किया। इनपुट सटीक था, इसीलिए हिजबुल्लाह के मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने की बात दोहराई। हमले की डिटेल सामने भी नहीं आई थी कि इजरायल ने एक और वीडियो अपलोड किया। इस बार डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के लड़ाकू के खिलाफ सबसे खतरनाक ऑपरेशन चलाया। तायर हरफा के साथ यारौन, आयता अशाब, हानीन जैसे इलाकों में हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। इजरायल का ये एक्शन हिजबुल्लाह के हमले का जवाब था। दरअसल हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने उत्तरी इजरायल के कफाल युवाल में 1 दर्जन से ज्यादा रॉकेट डाले। इस रॉकेट अटैक में इजरायल ने सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में इजरायल ने हमास के लड़ाकू के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा। ये दावा किया गया कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में मोहम्मद अल इसूद नाम का कमांडर मारा गया। बताया गया कि ये शख्स पहले फिलिस्तीन नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा था। इसके अलावा जूडिया इलाके में भी डिफेंस फोर्सेस के ग्राउंड ट्रूप्स एक्टिव नजर आए। गाजा में लाखों बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जानी है, इसीलिए यूएन की अपील के बाद दोनों में सीजफायर तय हुआ है। सीजफायर के बीच इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट, हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों को छुड़ाने की मांग की। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ नरमुंड ही नरमुंड नजर आएंगे, क्योंकि तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। गाजा में हमास और इजरायली सेना के बीच 3 दिन का सीजफायर है। इसी बीच इजराइल की जनता का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि हमास की सुरंगों से 6 और इजरायली बंधकों के शव बरामद हुए थे। लोगों का कहना है कि अब बहुत हो गया। 11 महीने से जारी ये विध्वंस रुकना चाहिए। इजरायली सरकार और सेना को बाकी बचे 101 बंधकों को सही सलामत वापस लाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्रदर्शन की आंधी सुनामी में तब्दील हो जाएगी। कई लोगों का यह भी मानना है कि इतनी लंबी वॉर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों का, देश के रिसोर्सेज का नुकसान हो रहा है। इस दौरान इजरायली आर्मी ने भी जनता के सामने खुलकर अपनी बात रखी। सेना ने बताया कि बंधकों को छुड़ाने में मुश्किलें आ रही हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए हमास के साथ डील ही आखिरी विकल्प है। जनता के इस विरोध प्रदर्शन को इजराइल की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन से भी सपोर्ट मिला है। हड़ताल की वजह से इजराइल के बैंकिंग, हेल्थ केयर और एयरपोर्ट ऑपरेशंस पर भी असर पड़ेगा। क्या यूक्रेन वॉर में रूस ने अपने सैनिकों की मौत के आंकड़े छिपाए हैं? इंडिपेंडेंट रशिया मीडिया के मुताबिक रूस के 66,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। खार्किव हो या फिर कुर्स्क या फिर डोनेस्क, रूस और यूक्रेन के बाद हवाई हमले, आर्टिलरी स्ट्राइक और ड्रोन अटैक की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बिना रुके, बिना थके 920 दिनों से दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों में कोई भी अपनी सटीक कैजुअलिटी फिगर बताने को तैयार नहीं। कीव कहता है कि रूस को 6 लाख से ज्यादा सैनिकों का नुकसान हुआ, जबकि रूस कहता है कि यूक्रेन के लाखों सैनिक मार गिराए। अब इंडिपेंडेंट रशियन मीडिया आउटलेट मीडिया जोना ने अप्रैल तक और अप्रैल से अगस्त तक के आंकड़े जारी किए। मीडिया आउटलेट के मुताबिक अप्रैल 2024 तक रूस के 50,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन अगले 4 महीनों में रूस के 16,000 और सैनिक मारे गए। यही नहीं, पिछले 1 महीने में 4,600 रूसी सैनिकों ने बैटलफील्ड में जान गंवाई। कहा यह भी जा रहा है कि लिस्ट में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि मौत के आंकड़े को पब्लिक नहीं किया गया। रिपोर्ट कहती है कि 12,000 तो वो रूसी मारे गए जिन्हें पुतिन ने जेल से निकालकर वॉर जोन में भेजा था। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सितंबर 2022 तक 5,937 सैनिकों ने जान गंवाई। इधर जेलेंस्की ने 6 महीने पहले अपने सैनिकों की मौत के फिगर जारी किए थे। तब बताया गया था कि रूस के साथ लड़ते हुए 31,000 यूक्रेनी सैनिकों ने जान गंवाई। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और उनके साथी की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्रियों को अब स्पेसक्राफ्ट के अंदर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी हैं। क्या अंतरिक्ष में हम अकेले नहीं हैं? सवाल एक बार फिर सामने आया, क्योंकि धरती से 400 किलोमीटर ऊपर इस आवाज को सुनकर अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की नींद उड़ी हुई है। ना तो चैन से सो पा रहे हैं और ना ही किसी और एक्टिविटी में ध्यान लग रहा है। दरअसल सुनीता विलियम के साथ गए बुच विल्मोर को सबसे पहले ये आवाज सुनाई दी थी। विल्मोर ने फौरन धरती पर मिशन कंट्रोल को ये आवाज रेडियो सिग्नल के जरिए भेजी। पहली बार में आवाज नहीं पहुंची, लेकिन बाद में बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी। ये आवाज उसी स्पेसक्राफ्ट से आ रही है जो जून 2024 में सुनीता और विल्मोर को लेकर अंतरिक्ष गया था। अब हैरानी की बात यह है कि इस कैप्सूल के अंदर कोई नहीं है, ये बिल्कुल खाली है।
गड़बड़ी के चलते अब ये ऑटो पायलट मोड पर अकेले ही धरती पर लौटेगा। इसी की वजह से सुनीता विलियम्स और विलमोर की वापसी अगले साल तक टल गई है। इन रहस्यमयी आवाजों को लेकर नासा ने जांच का भरोसा दिया है। इसके साथ ही सुनीता विलियम्स की अपनी मां से बात भी हुई है। अब दोनों एस्ट्रोनॉट्स की फरवरी 2025 में वापसी होगी। पाकिस्तान से संबंध बढ़ा रहा बांग्लादेश क्या भारत से सारे संबंध तोड़ लेना चाहता है? सवाल इसलिए क्योंकि यूनुस सरकार भारत से पुराने कई सारे समझौते रद्द कर सकती है। हिंसा और अस्थिरता का शिकार बांग्लादेश अपनी कब्र खुद ही तैयार करने में जुटा है। जिस वक्त अल्पसंख्यकों को टारगेट करने वाली रोज नई बातें सामने आ रही हैं, कब यूनुस सरकार इंडिया के साथ रिश्तों को लेंस के साथ देखने की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने कह दिया, अगर उनकी सरकार को ये लगता है कि समझौते बांग्लादेश के लिए फायदेमंद नहीं है तो इन्हें रद्द किया जा सकता है। ये वो समझौते हैं जो शेख हसीना की इंडिया विजिट के दौरान ढाका और दिल्ली के बीच साइन हुए थे। इसमें सबसे चर्चित रेल ट्रांजिट समझौता था। समझौते के मुताबिक भारत बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल कर रेल से यात्रियों और सामानों को एक से दूसरे हिस्से में भेज सकता है। बांग्लादेश में भारत विरोधी ताकतें लगातार सिर उठा रही हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश में 5 अगस्त को हसीना सरकार गिरने के बाद से अब तक अल्पसंख्यक समुदाय के 49 टीचर्स को रिजाइन करने के लिए मजबूर भी किया गया। वहीं खुद यूनुस सरकार ने कहा है कि 5 अगस्त के बाद धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को लूटपाट, महिलाओं पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़, घर दुकानों में आगजनी और हत्याओं जैसी घटनाओं का भी सामना करना पड़ा। भारत बांग्लादेश समझौते का विरोध खालिदा जिया की पार्टी ने भी किया था। तब कहा गया था कि भारत की जो ट्रेन बांग्लादेश में आएंगी वो सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती हैं। जर्मनी की सियासत में विश्व युद्ध का दौर वापस लौट रहा है। जर्मनी में करीब 8 दशक बाद दूर दक्षिणपंथी पार्टी ने राज्य का चुनाव जीता। जर्मनी की गलियों में ये जश्न अलग है, साथ ही जर्मनी के सियासतदानों के लिए चिंता का बड़ा कारण भी, क्योंकि दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार जर्मनी की एंटी इमिग्रेशन पार्टी ने राज्य के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। दरअसल जर्मनी की फार राइट पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AfD ने थुरिंगिया प्रांत में जीत दर्ज की है, वो भी 1/3 वोटों के साथ। यानी ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। जब नतीजे सामने आए तो ये पार्टी वहां की कंजर्वेटिव पार्टी से 9 पॉइंट आगे थी। चुनाव में एक मशहूर वामपंथी नेता की नई पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि चांसलर ओलाफ शोल्ज की सरकार में शामिल दलों के लिए नतीजे बेहद निराशाजनक रहे हैं। ओलाफ शोल्ज ने इन रिजल्ट्स को निराशाजनक बताया, जबकि वामपंथी संगठनों ने सड़क पर जाकर प्रदर्शन किया। एक और स्टेट इलेक्शन में AfD कांटे की टक्कर दे रही है। जर्मनी की गठबंधन सरकार में शामिल ग्रीन्स पार्टी की तरफ से कहा गया है कि 1949 के बाद एक धुर दक्षिणपंथी पार्टी राज्य की संसद में मजबूत ताकत के रूप में उभरी है और इससे कई लोगों में गहरी चिंता एवं आशंका पैदा हुई है। जर्मनी की फार राइट पार्टी का चुनाव जीतना चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इसी विचारधारा से हिटलर ने यहाँ एक छतर राज किया था और अपनी नीतियों की वजह से दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में धकेला था। साउथ अफ्रीका अपने एक द्वीप को बम से उड़ाने की तैयारी कर रहा है। वजह बेहद दिलचस्प है। गजब की कुदरती खूबसूरती वाला ये मेरियन द्वीप है। 25 किलोमीटर लंबे और 17 किलोमीटर चौड़े इस द्वीप पर अल्बाट्रोस पक्षी रहते हैं, लेकिन अब विलुप्त होने की कगार पर है, जिसकी वजह है चूहे। असल में मेरियन द्वीप पर मौजूद अल्बाट्रोस और अन्य समुद्री पक्षियों को चूहे जिंदा खा रहे हैं, इसलिए उन्हें मारने के लिए प्लानिंग की जा रही है। सर्दियों में चूहों पर हमले कर बम बरसाने की प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि तब चूहे सबसे ज्यादा भूखे होते हैं। आइलैंड पर कीटनाशक युक्त छर्रों से बमबारी की जाएगी ताकि सभी चूहे खत्म हो जाएं। चूहों के खात्मे के लिए मिशन का नाम माउस फ्री मेरियन प्रोजेक्ट रखा गया है। चूहों से पूरी दुनिया परेशान है। मुंबई में तो बाकायदा रेड किलर्स की भर्ती की जाती है। हर चूहे को मारने पर 23 रुपए का पेमेंट दिया जाता है। रूस की एक व्हेल की मौत ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि ये कोई आम व्हेल नहीं बल्कि रूस की जासूस मानी जाती थी। रूस की जासूस व्हेल का नाम व्लादिमीर था, जिसकी लाश नॉर्वे के तट के पास मिली। 14 फीट लंबी इस व्हेल की उम्र लगभग 15 साल थी। वजन 1225 किलो था। इसके शव को
क्रेन से निकाला गया था। अभी मौत की वजह का पता नहीं चला है, मगर आशंका जताई जा रही है कि किसी बड़ी नाव की टक्कर से मौत हुई होगी। हालांकि उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। इस व्हेल के बारे में दुनिया को पहली बार 2019 में पता चला था, जब इसे रूस से 415 किलोमीटर दूर नॉर्वे के एक द्वीप के किनारे देखा गया। व्हेल के गले में एक पट्टा देखा गया था, जिस पर रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम लिखा हुआ था। रूस की नेवी व्हेल मछलियों को ट्रेनिंग देने में एक्सपर्ट है, इसलिए इसे रूस की जासूस माना जाने लगा। नॉर्वे में व्हेल को व्हाल कहा जाता है और व्लादिमीर प्रेसिडेंट पुतिन का नाम है, लिहाजा इस बेलुगा व्हेल का नाम व्लादिमीर रखा गया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।